Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Hello, ladies and gentlemen. We warmly welcome you to Deep Talks, the detox for your mind. In this world, you will meet all kinds of people. You will meet someone who says, "Oh my God, she's so beautiful. I wish I was as beautiful as her." Then you will have someone who will say, "Why am I so unconfident? I will never reach my potential." These are signs of complex and guilt. We have all met people who suffer from these vices, and sometimes we ourselves suffer them. We will find people talking about these vices, their problems. But what do they do about them? How do they get rid of them? Well, to shed some light on these vices and help you get rid of them, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert on human psychology, Mr. Deep Trivedi. Can we have a round of applause for him, please? Our topic for today will be हीनता मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन, उसे कैसे दूर करें? Thank you. Hello and welcome all of you. आज हम इस सेशन की यात्रा हीनता टॉपिक से शुरू करेंगे। हीनता क्या होती या हीनता शब्द करीब करीब सबने सुन रखा है। बात बात में हम एक दूसरे को कह भी देते हैं कि तुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वास्तव में ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हीनता क्या है, आज हम अपने इस टॉक की शुरुआत हीनता शब्द की पूरी साइकोलॉजी खोलने से करेंगे। अगर एक वाक्य में कहा जाए कि हीनता क्या है, तो हीनता है मनुष्य का अपने से राजी न होना। मनुष्य जब अपने से राजी नहीं होता है, अपने से खुश नहीं रहता है, अपने होने से संतुष्ट नहीं होता है, तब वो जो भाव पकड़ता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसे हीनता कहते हैं। ये मैंने आपसे हीनता की एकदम सरलतम परिभाषा कही। अब सवाल ये है कि जब हम बच्चे होके आए थे तब हम अपने आप से राजी थे। दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो अपने होने से राजी नहीं है, चाहे जो करता है वो, गोरा होता, काला होता, डल होता, स्मार्ट होता, ज्यादा खेलता, कम खेलता, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो अपने होने से राजी ना हो। तो सवाल ये उठता है कि जब हम पैदा हुए थे तब अपने से राजी थे, तो ये राजी न होने का भाव आया कहां से? तो निश्चित ही परिवार, समाज, शिक्षा, धर्म, ये चार चीजें हैं जो मनुष्य को सुधारने के लिए, मनुष्य का जीवन बनाने के लिए सदियों 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 से लगी हुई है। और इन चारों के कारण मनुष्य जो अपने से राजी होकर पैदा हुआ था, जो हर हाल में अपने से राजी था, छोटा बच्चा हर हाल में जैसा था अपने से राजी था, लेकिन इन चारों की तुलनात्मक शिक्षाओं के कारण, कंपैरेटिव स्टडीज, ये इन चारों की विशेषता है, और इसके कारण बच्चा अपने से राजी होना बंद हो जाता है। ये एक प्रोसेस शुरू हो जाती। थोड़ा सा समझना, हम करते क्या है बच्चे के साथ, होता क्या है बच्चे के साथ, कि बच्चा जैसे ही 3-4 साल का होता है कि हम उसको समझाने लग जाते हैं कि देख पड़ोसी का लड़का, वो देख कितना अच्छा है, कितना आज्ञाकारी है, कितना अपनी माँ की सुनता है, तू देख। ये कंपैरिजन शुरू हो जाती। एक उसको देख फर्स्ट आता, एक उसको देख पढ़ता,
एक उसको देख जो स्कूल से आके होमवर्क करता, एक उसको देख जो अपने माता पिता की सेवा करता। 4-5 साल का बच्चा है, कंपैरिजन चालू हो जाती। और जैसे ही बच्चे की कंपैरिजन चालू हो जाती, बच्चे को लगता कि हाँ मैं ऐसा नहीं हूं और ऐसा होना चाहिए। थोड़ी बातें बच्चा मानता, थोड़ी नहीं मानता, लेकिन जो मान लेता वो चाहता कि मुझे ऐसा होना चाहिए। और जैसे ही वो सोचता कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वो अपने से राजी होना बंद हो जाता। अपने होने से वो राजी होना बंद हो जाता। फिर स्कूल में जाता तो स्कूल का तो कहना ही क्या, वहां तो सिवाय कंपैरिजन के और कुछ नहीं होता। बच्चे आपस में कंपैरिजन करते सीख जाते, और टीचर तो ऐसी ऐसी कंपैरिजन करते हैं, बच्चों को इतना समझाते हैं तुम क्या करते हो, तुम डल हो, तुमको स्मार्टनेस नहीं है, तुमको आता नहीं है, जैसे वो एडिसन और आइंस्टाइन हो। सिखाते बच्चों को। बच्चा बेचारा बदलने में लग जाता। अपना सीधा सीधा जो बच्चा जी रहा होता है वो बदलने में लग जाता, अपने से राजी होना बंद हो जाता। फिर थोड़ा और बड़ा होता तो समाज और धर्म उस पर टूट पड़ते। कंपैरिजन ही कंपैरिजन, जितनी कंपैरिजन एक मनुष्य के जीवन में सुनी होती है उसने, मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि इतनी तुलनाएं, इतनी कंपैरिजन क्या आवश्यक है। हर चीज में कंपैरिजन, हर चीज में तुलना। और फिर हम करते क्या है, ये बचपन से निकल के जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा सा हर आदमी अपने जीवन पे गौर करे कि वो अपने से तो राजी होना खत्म हो जाता है। उसको उसमें हजारों ऐब नजर आने लगते। वो हर जगह दौड़ता कि ये ठीक कर लूं, वो ठीक कर लूं, अपने को ऐसे ठीक कर लूं, अपने को वैसे ठीक कर लूं। और सही मायने में देखा जाए तो उसका पूरा जीवन अपने को बदलने में लग जाता है। तो सवाल यह है कि आज के बाद गौर करना कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं। पहले परिवार, फिर स्कूल, फिर समाज और फिर धर्म। और हम मान लेते हैं कि हमारे में काफी ऐब है, काफी जरूरत है हमें सुधरने की, और फिर पूरा जीवन हम अपने को बदलने में लग जाते हैं। अब एक बात समझें कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो आश्चर्य होता है इन चारों की शिक्षाओं से कि ये चारों के चारों जो मनुष्य को बनाने में लगे हैं वो कर क्या रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है क्योंकि मैं साइकोलॉजी समझता हूं। लेकिन थोड़ा आप भी सोचें कि क्या वास्तव में आप में इतने ऐब हैं, इतनी बदलने की जरूरत है कि 24 घंटे लगे बदलने में। और बदलता मनुष्य एक ही कारण से है, अपने को वो कंपैरिजन करके, दूसरा कोई कारण नहीं है। और जैसे ही किसी की भी कंपैरिजन में मनुष्य आता कि वो अपने से राजी होना बंद हो जाता। मैं किसी की भावना पे शक नहीं कर रहा, चलो मान लेता हूं मैं किसी की इंटेलिजेंस पे भी शक नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो जो सिखा रहे हैं जीवन में जरूरी हो, लेकिन कितना, इस कीमत पर वो जरूरी नहीं हो सकता कि हम अपने से राजी होना बंद हो जाए। साइकोलॉजी की एक सीधी और साफ बात समझ लेना कि जो मनुष्य अपने से राजी नहीं है वो खुश नहीं है, और जो खुश नहीं है वो सफल नहीं है। फिर आप कितना सीख लेते, कितना बदल जाते, कितनी अच्छी बात सुन लेते, वो बहुत दूर दूर की बात है। सबसे पहली चीज जो मनुष्य के जीवन पर असर करती कि जो मनुष्य अपने होने से राजी नहीं है, जो अपने से राजी नहीं है, वो ये तय है कि खुश नहीं है। और जो खुश नहीं है उसे भूल जाना चाहिए कि वो कभी सफल हो सकता है। थोड़ा सा हम प्रकृति को देखें। आप देखें 24 घंटे हम पैदा होते हैं तब से आज तक प्रकृति हमसे दूर नहीं है। 24 घंटे चारों ओर फैली हुई है। क्या आपने किसी चांद को, किसी तारे को, किसी सूर्य को अपने से राजी न होते हुए देखा? क्या आपने किसी फूल को या किसी कांटे को भी, किसी पत्थर को भी अपने से राजी न होते हुए देखा? बड़े ध्यान से समझना, इस प्रकृति में जो जहां है और जैसा है उससे राजी है। जानवर भी
पेड़ पौधे भी अपने होने से राजी है। बच्चे भी जब पैदा होते तो अपने होने से राजी होते, और जो अपने होने से राजी होता, मैंने पहले ही कहा, वो खुश रहता, प्रसन्न रहता। उसकी एक मस्ती, उसकी एक तरंग अलग ही होती। और जब वो अपने होने से राजी होता तो उसे बदलाहट की जरूरत महसूस नहीं होती। और इसलिए कभी आपने किसी चांद को ये कोशिश करते नहीं देखा होगा कि लाओ मैं सूर्य बनने का ट्राई करूं, प्रश्न ही नहीं उठता है। कभी किसी गुलाब के फूल को नहीं देखा होगा कि लाओ मैं कमल बनूं, या किसी कांटे को नहीं देखा होगा कि लाओ मैं फूल बनूं, प्रश्न ही नहीं है। कभी कोई जानवर कोशिश नहीं करता, हिरण कोशिश नहीं करता कि लाओ मैं शेर बनूं, बंदर कोशिश नहीं कर रहा कि लाओ मैं उछलना छोड़ूं या कुछ और बनूं, प्रश्न ही नहीं उठता। सब अपने होने से राजी है। बच्चा भी अपने होने से राजी है, इसलिए तो बच्चे हमें प्यारे हैं। समझ लेना, एकमात्र कारण है बच्चे क्यों प्यारे हैं, क्योंकि वो अपने होने से राजी है। और जो अपने होने से राजी होता उसकी ऊर्जा ही अलग होती, उसका ओरा ही अलग होता। तो प्रकृति में कोई बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, बच्चा बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, और इन सब की ब्यूटी हमारी आंखों के सामने है। हम स्विट्जरलैंड जाते, हम हिमालय जाते, हम हरियाली देखने जाते, हम बहती नदियां देखने जाते, उड़ता पक्षी खूबसूरत लगता, तैरती मछली बहुत प्यारी लगती, जंगल में खुला घूमता हुआ शेर भी हम देखने जाते। क्यों? क्योंकि ये सब अपने होने से राजी है। मौसम बारिश होती, हम खुश हो जाते, सूर्य निकलता, हम खुश होते, बादल आ जाते, हम खुश हो जाते। हर चीज यहां की प्यारी है। लेकिन कभी कहीं आप मनुष्य देखने गए कि लाओ अफ्रीका में मनुष्य देख के आते हैं? क्योंकि मनुष्य अपने होने से राजी नहीं है, तो उसमें देखने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। समझ लेना, हम जू में जाते, हम जंगलों में जाते जानवरों को देखने, कभी कोई जानवर शहर में हमको देखने आया? प्रश्न ही नहीं है। बड़े अच्छे से समझ लेना कि जो अपने होने से राजी नहीं है उसमें कुछ बचता नहीं है। वो व्यक्ति धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में सिर्फ मौत की ओर बढ़ रहा है। वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है क्योंकि वो अपने होने से राजी नहीं है, वो खुश नहीं है, इसलिए वो सफल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, और मैं डिफेंस साइकोलॉजी कहता हूं, मुझे बड़ा दुख होता, आश्चर्य भी होता कि कैसे कोई किसी को सिखा सकता है। इतनी कंपैरिजन कोई कैसे कर सकता है? जब प्रकृति में सब अपने होने से राजी है, क्या उनको दिखता नहीं है? लेकिन ये चारों की चारों शाखाएं, सो कॉल्ड धर्म, समाज, परिवार, स्कूल, सब एक दूसरे को सिखाने में लगे हैं। और सिखाने का उनका बेस एक ही है, कंपैरिजन, तुलना। और कोई तरीका उन्हें आता नहीं है। मैंने पहले ही कहा, चलो मैं भावना पे शक नहीं करता, मैं इंटेलिजेंस पे शक नहीं करता, चलो मैं दिल बड़ा कर लेता हूं, उनके ज्ञान पे भी शक नहीं करता, लेकिन परिणाम तो आंख के सामने है कि कोई राजी नहीं, कोई सुखी नहीं, कोई सफल नहीं। एक किस्सा सुनाता हूं मैं। एडिसन जब दूसरी क्लास में था, यानी करीब 6-7 साल का होगा, तो अब दूसरी कक्षा में बच्चा बेचारा, उससे क्या अपेक्षा करते हैं आप? लेकिन टीचरों को एडिसन रास नहीं आया। जिसको देखो वो एडिसन के पीछे पड़ जाता। तू डल है, इसमें अक्ल नहीं है, बेमतलब के सवाल पूछता है। 2-3 बार उसकी मां को भी स्कूल में बुलाया गया कि आपका बच्चा डल है, उसको कुछ आता नहीं है। तीसरी बार में मां नैन्सी को क्रोध आ गया। तीसरी बार में मां नैन्सी का दिमाग खराब हो गया कि बोलो उसको कुछ नहीं आता है ना। मैं ये कहती हूं कि आपको नहीं आता, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। स्कूल से उठवा लिया उसको।
2 और स्कूल ट्राई करी नैन्सी ने, लेकिन सब जगह यही लफड़ा, क्योंकि कोई भी टीचर हो, मैंने आज तक नहीं देखा जो तन के नहीं चलता हो। और अपने आप को एडिसन आइंस्टाइन से कम कोई समझने को तैयार ही नहीं है। तो बच्चे में 1000 ऐब निकाल देता, उसको हर बच्चा डल नजर आता, हर एक में कमजोरी नजर आती, और फिर तुलनाएं करना शुरू कर देते। लेकिन एडिसन की मां इंटेलिजेंट थी, उसने स्कूल से उठवा लिया और तय कर लिया, इन टीचरों की बातों से और उनके दिए जाने वाले कमेंटों से उसने तय कर लिया कि मेरा बच्चा आज के बाद किसी स्कूल में नहीं जाएगा। और वो दिन के बाद एडिसन कभी स्कूल नहीं गए। क्या खोया एडिसन ने, ये हम सब जानते हैं। शायद एडिसन के पास उसमें से कुछ भी नहीं है जिसे हम जरूरी समझते हैं, लेकिन एडिसन की मां के इस निर्णय ने एडिसन को हीनता से बचा लिया, कॉम्प्लेक्स से बचा लिया। एडिसन एडिसन हो गया। ये छोटी सी बात और ऐसी हजारों घटनाएं, जब भी आप किसी सफल आदमी की बायोग्राफी पढ़ेंगे आप पाएंगे। सवाल यह है कि आप तुलनाएं करके क्या सिखाते। अगर उस पर डिस्कस हम न भी करें तो इन कंपैरेटिव स्टडीज से बच्चा क्या खोता, उसका गणित आपके पास नहीं है। और क्या खो रहा है वो अपने से राजी न होना खो देता है। और जो अपने से राजी नहीं, वो कॉम्प्लेक्स पकड़ता है। कॉम्प्लेक्स का अर्थ ही है कि मनुष्य अपने से राजी नहीं है। कॉम्प्लेक्स का दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। तो परिवार, समाज, चाहे धर्म हो चाहे स्कूल हो, अच्छी चीजें सिखाते, अच्छी चीजें बताते, लेकिन उसका महत्व तब है जब उनको खुद को साइकोलॉजी का नॉलेज हो कि इस बात का यह कहने से या यह सोचने से या यह करने से मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको उस बात का कैलकुलेशन ही नहीं है तो परिणाम कैसे आएंगे? परिणाम नकारात्मक ही आएंगे। और मनुष्य जाति का पूरा इतिहास हमारे सामने है, परिणाम नकारात्मक आए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ भी चीज करें, आप किसी भी चीज की तुलना करें, किसी से भी शिक्षा ग्रहण करें, किसी बात से अट्रैक्ट होएं, उसके पहले यह देख लेना कि वो जो सिखा रहा है उसको साइकोलॉजी का नॉलेज है या नहीं है। अगर चीज साइकोलॉजिकली गलत हो जाएगी तो कितनी ही चीज महान हो, कितनी ही बड़ी हो, वो काम नहीं आएगी। लेकिन अगर चीज साइकोलॉजिकली सही है तो छोटी से छोटी चीज मनुष्य पर असर कर जाएगी। इसलिए मैंने पहली बात यह कही कि तुलना हर हाल में गलत है और हर प्रकार की तुलनाओं की शिक्षाओं से बचना चाहिए। प्रोटेक्ट आपको करना पड़ेगा, दूसरे सुधरेंगे नहीं। क्योंकि हर एक की चीज, हर एक की दुकान, हर एक का वट, हर एक का ईगो इस चीज पे टिका है कि वो कंपैरिजन करे। अगर कंपैरिजन नहीं करेगा तो उसको ये लगता है कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो बगैर कंपैरिजन के कोई चीज सिखाते उनको आती ही नहीं है। समझ लेना, साइकोलॉजी की सारी टीचिंग्स, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसकी टीचिंग्स में कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन करके नहीं सिखाया जाता वहां पर मनुष्य को। मनुष्य से कुछ छीना नहीं जाता, उसे कमजोर नहीं किया जाता, उसे शक्तियों से भर दिया जाता है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है साइकोलॉजी का तो बगैर कंपैरिजन के सिखाने का तरीका किसी के पास नहीं है। आप एक छोटी सी चीज समझें, आप प्रकृति को ध्यान से देखते नहीं, उसकी महासत्ता को पहचानते नहीं। थोड़ा सा यह सोचें कि हमारा चेहरा कितना छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 10 इंच, 12 इंच बाय 6-8 इंच। प्रकृति उसमें करोड़ों, अरबों, खरबों चेहरे जने कितने सालों से बनाए चले जा रही है, जने कितने सालों से कितने चेहरे आए चले जा रहे हैं। 2 चेहरे आपस में नहीं मिलते, समझना। जब 2 चेहरे आपस में नहीं मिलते तो थोड़ा सा सोचो कि 2 मनुष्य पूरे के पूरे आपस में कैसे मिल सकते हैं। उनका जीवन, उनकी बुद्धि, उनका मन आपस में कैसे मेल खा सकता है।
हर मनुष्य यहां अद्वितीय है, इकलौता है और ऐतिहासिक है। इस तथ्य को तो समझो। जब छोटी सी चीज, बड़ी ऊपरी चीजें, चेहरे वो नहीं मिलते, तो मन की गहराइयां, बुद्धि के तंतु और इतना विशाल जीवन कैसे दो मनुष्यों का आपस में मिल सकता है? और जब मिल ही नहीं सकता तो कंपैरिजन किस बेस पे हो सकती है? दो मनुष्यों की कंपैरिजन कैसे हो सकती है? इसलिए आप यह समझ लेना कि आप ऐतिहासिक हैं, इकलौते हैं और अद्वितीय हैं। आप जैसा न तो कोई अरबों वर्ष पहले पैदा हुआ और आपके जाने के बाद कभी कोई आप जैसा पैदा नहीं होगा। लेकिन यह विश्वास, यह तथ्य, यह सत्य की चर्चा नहीं होती। प्रकृति की परम सत्ता, परम क्रिएटिविटी को हम जानते ही नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में ठसा लीजिए और आप इस सत्य को गले उतार लीजिए कि आप जैसा दूसरा न कभी कोई पैदा हुआ है, न कभी कोई पैदा होगा। थोड़ा सा इतिहास उठाकर देखें, बड़े बड़े नामों को देखें, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, मोहम्मद, मीरा, सोक्रेटिस, या साइंस में एडिसन, आइंस्टाइन। आप जिस क्षेत्र में चाहे और जितने नाम चाहे उनकी लिस्ट बना लीजिए। चलो, आप कृष्ण को भी भगवान कहते, क्राइस्ट को भी भगवान कहते, बुद्ध को भी कहते, सोक्रेटिस को भी कहते, कौन किसको कहता, कितनों को कहते। लेकिन क्या किसी का चेहरा मिलता है आपस में? नहीं मिलता। किसी का जीवन आपस में मिलता है? नहीं मिलता है। सबकी राह अलग है, सबका जीवन अलग है, सबके चेहरे अलग हैं, लेकिन सब पहुंचे एक जगह है। ये बराबर है कि सब पहुंचे अल्टीमेट माइंड में, सबने अपनी आत्मा पाई है। ये छोटी सी बात समझ लीजिए कि तुलना नहीं की जा सकती कि बुद्ध इस रास्ते से पहुंचे तो हम बुद्ध के रास्ते से जाएंगे, एडिसन ऐसे सफल हुए तो हम एडिसन की तरह सफल होंगे। यह संभव नहीं है। मनुष्य अलग, उसका जीवन अलग, उसके जीवन की राह अलग, कोई तुलना संभव नहीं है। फिर भी लोग बाग हिंदू बन जाते, बौद्ध बन जाते, वही पहनते जो बुद्ध पहनते हैं, वही करते जो बुद्ध करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है। ये तो प्रकृति की क्रिएटिविटी का अपमान हो गया, क्योंकि आप अलौकिक हैं, अद्वितीय हैं, आप जैसा कोई नहीं हुआ, तो फिर आपका कुछ भी दूसरे किसी से कभी मिलने वाला नहीं है। और जब कुछ भी मिलने वाला ही नहीं है तो तुलना कैसे की जा सकती है? ऐसे ही मनुष्य जीवन है। चलो, हमें बुद्ध महावीर नहीं बनना, जल्दी नहीं है, क्यों बने, लेकिन सुखी और सफल तो रहना है। यह तो हमारे जीवन का पक्का ध्येय है। हर मनुष्य के जीवन का पक्का ध्येय है कि वो सुखी और सफल रहे। तो सुखी और सफल रहने के भी उसके मार्ग अपने होंगे, उसकी राह अपनी होगी, उसके तरीके अपने होंगे। उसमें कंपैरिजन कैसे हो सकती है? हर आदमी की राह अलग है, लेकिन जैसे ही कंपैरिजन करते कि आदमी फंस जाता, अपने से राजी नहीं रहता, दुखी रहते हैं। अंदर देखना, एक बार आप अपने होने से राजी हो गए, एक बार आपने समझ लिया कि आप अद्वितीय और अलौकिक हैं, आपको किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। आपकी तुलना किसी से की जा सकती नहीं है। आपकी पसंद अलग, आपके मोह शौक अलग, आपका आनंद अलग, हर आदमी का सुख अलग, हर आदमी का दुख अलग, हर आदमी के तरीके अलग। इतनी विशाल प्रकृति में दो चीजों की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। और आप अगर साइकोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई भी चीज की कैसी भी कंपैरिजन हो, उसको नकार दीजिए। आपके कितने दुख दर्द दूर हो जाएंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने आप से इतना प्रसन्न हो जाएंगे, हाथों हाथ, इमीडिएट, ऑन द स्पॉट, कि आप खुश हो जाएंगे। वाह यार, हम कहां उलझ रहे थे बेमतलब कंपैरिजनों में। और फिर कंपैरिजन की हमारी आदत पुरानी है, सदियों की है, और हर बात में कंपैरिजन। पत्थर और हीरे में भी कंपैरिजन, बुद्ध और कृष्ण में भी कंपैरिजन, एडिसन आइंस्टाइन में भी कंपैरिजन। अब सवाल यह उठता है कि हीरे को तो मालूम नहीं है कि वो हीरा है, समझ लेना,
न पत्थर को मालूम है कि वो पत्थर है। कभी आपने देखा कि हीरे की सवारी निकल रही है और हजारों पत्थर उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पत्थर है? नहीं। इस पूरी प्रकृति में न तो किसी को गुमान है न किसी को हीनता है, लेकिन हम बगैर कंपैरिजन के कुछ समझते नहीं और जड़ में घुसेड़ दिया है। मनुष्य के हाड़ मांस मज्जा बना दिए कंपैरिजन कर करके, उसको बगैर कंपैरिजन के कोई बात समझ में ही नहीं आती। सारी की सारी शिक्षाएं, सारी की सारी बातें कंपैरेटिव सिखाई गई है और उसके अलावा समझ में आना बंद हो गई है। साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है वर्ल्ड में। लेकिन मैं अपनी किसी भी बात में चाहे कितना ही बोलूंगा, कभी कंपैरेटिव बात नहीं करूंगा। वो शक्य ही नहीं है साइकोलॉजी में और वो किसी के लिए है ही नहीं। और कंपैरेटिव बातें, तुलनात्मक बातें कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकती। लेकिन गंगा का पानी पवित्र, होली वाटर, अरे पानी पानी होता है और हर हाल में अमृत होता है। हर हाल में पानी अमृत होता है। लेकिन कंपैरिजन, तुलना, अगर होली वाटर होली है, गंगा का पानी इतना पवित्र है, तो 24 घंटे वही पीते रहिए ना, क्यों झंझट में पड़ते हैं? सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्यों टेंशन पालते हैं फिर? ये नहीं हो सकता। तुलना संभव नहीं है। ये आप अपने जहन में बिठा लेना कि तुलना की जो भी शिक्षा है वो आपको हीनता से भरेगी, आपको कॉम्प्लेक्स देगी और हर कॉम्प्लेक्स आपको भीतर से तोड़ के रख देगा। आपका आत्मविश्वास खा जाएगा, आपका जना कितनी चीजें खा जाएगा, आपकी खुशी खा जाएगा। इसलिए कोई भी बात, कैसी भी बात, कहीं पे भी तुलना की जा रही हो और आप थोड़ा सा सजग रहें और अपने को उससे अलग करें। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। एक और चीज समझें कि हमारा जीवन भी क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है, बड़ा ही सामान्य है। जीवन इतना सहज और सामान्य है कि इसमें मौज शौक, आनंद मस्ती, शांति सुकून, चैन है, यह सब मनुष्य के जीवन की राह है। इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं है। अब अगर किसी को, समझ लेना, तुलनाएं कहां कहां मरवा रही है मनुष्य को। अब अगर किसी को मौज शौक कपड़े पहनने में आ रहा है, किसी को मस्ती खाने में आ रही है, किसी को कमाने में आनंद आ रहा है, और किसी को मंदिर जाने में आनंद आ रहा है, और किसी को भजन गाने में आनंद आ रहा है। चलो मैं कह रहा हूं सबको अपना अपना आनंद लेने दो। तुलनाएं क्यों करते हो? उसमें भी तुलना कि संसारी पापी, अरे वो भी तो मजे लेने की कोशिश कर रहा है, वो भी शांति और सुकून की ही कोशिश कर रहा है कि कैसे पाऊं। आप भी वही कोशिश कर रहे हैं, जो पा ले वो जीत गया। कंपैरिजन क्यों? ये छोटी सी बात अपने जहन में उतार लेना कि हर चीज की कंपैरिजन, चाहे कैसी भी हो, कहीं पे भी की गई हो या किसी कारण से भी की गई हो, हर कंपैरिजन गलत है। और हर कंपैरिजन, सारी की सारी तुलना जितनी आप मानेंगे उतनी आपकी हिंसा बढ़ती जाएगी, और हिंसा बढ़ती जाएगी तो अपने से राजी होना बंद हो जाएंगे, हंसना भूल जाएंगे, बड़ा दुखी घूमेंगे, डरे डरे घूमेंगे, कॉन्शियस घूमेंगे, इसकी भी सुनेंगे उसकी भी सुनेंगे नहीं। इसलिए
आप एक छोटी सी बात समझें कि इतनी तुलनाएं एक दूसरे की सदियों से होती आ रही है। कितने बदल गए और कितने सुखी हो गए, कितने सफल हो गए और कितने मंजिल पे पहुंच गए। एडिसन चाह के भी पेंटर नहीं बन सकते थे, और वॉल्ट डिज्नी चाह के भी, बड़े अच्छे समझ लेना, वैज्ञानिक नहीं बन सकते थे। बिल गेट्स म्यूजिशियन नहीं बन सकते थे, तो क्या हिंता पाले? थोड़ा सा समझना कि कारण क्या है कॉम्प्लेक्स का। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। ये सबके सब सफल हैं, क्षेत्र अलग हो सकते हैं, सफलता का पैमाना और क्राइटेरिया अलग हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकती। अगर ऐसी ही कंपैरिजन हम करेंगे तब तो सोचना पड़ेगा कि कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद और सोक्रेटिस और उस जमाने के हुए कितने ऋषि मुनि, पादरी, मौलवी, पंडित, बड़े बड़े महान नाम, सबके सब पैदल घूमते थे, गाड़ और रथ में घूमते थे, बड़ी तकलीफ उठाते थे। तो क्या वो सब आज मिलके मीटिंग करें कि यार हम वैज्ञानिक नहीं बन पाए, वरना बड़े मजे लेते? सोचो जरा, ऐसा नहीं होता। यहां हर आदमी अद्वितीय है, हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति का अपना क्षेत्र है। इस प्रकृति में कभी कोई पूर्ण न हुआ है, न हो सकता है। प्रकृति के अलावा कुछ भी यहां पर पूर्ण नहीं है और हर मनुष्य अद्वितीय है। वो इकलौता है, वो अपनी राह चल के अपनी मंजिल बनाता है और ऐतिहासिक हो जाता है। लेकिन जो कंपैरिजनों में फंस जाता है वो ये ऐतिहासिक होने की अपॉर्चुनिटी खो देता है। वरना कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा बीज प्रकृति नहीं बेचती कि जो कोई महान कार्य करे बगैर, जो ऐतिहासिक सुख और सफलता भोगे बगैर ये संसार छोड़ दे। संभव ही नहीं है, बड़ा आसान है। लेकिन जब शिक्षाएं शुरू होती उल्टी दिशा में, तो भीतर का सब कुछ खोते चले जाते, खोते चले जाते, खोते चले जाते। ऐसा क्यों होता है कि बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, सोक्रेटिस, कबीर माना साइकोलॉजी के टॉप पे बैठे हैं? अगर वो साइकोलॉजी के टॉप पे बैठे हैं तो हम उनको भगवान कह देते हैं। लेकिन एडिसन, आइंस्टाइन का क्या, पिकासो का क्या, मोजार्ट का क्या? वे भी तो अपने क्षेत्र के टॉप पे बैठे हैं। लेकिन वहां पर फिर कंपैरिजन, आप समझ लेना, कंपैरिजन की हमारी लिमिट नहीं है। अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, तो यह समझ लेना कि जो भी टॉप पर है वो आपके लिए तो भगवान ही है और भगवान से बेहतर है, क्योंकि उसके कारण आप आनंद ले रहे हैं। कोई ज्ञान दे रहा है, कोई आपका मन ठीक कर रहा है, कोई आपका जीवन ठीक कर रहा है। एडिसन लाइट खोज के आपको और हमको रोशनी दे रहा है, आइंस्टाइन कुछ कर रहा है, कोई बढ़िया सा संगीत बजा के हमको संतुष्टि दे रहा है, तृप्ति दे रहा है, हमको आनंद दे रहा है। इसमें भी कंपैरिजन नहीं। आपका दिल इतना विशाल और पवित्र कर लो। अगर आप दिल विशाल और पवित्र करेंगे तो कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है। सबके सब महान है, और अगर आप महान बनना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि सबसे पहले अपने से राजी हो जाओ। ये अपने जहन में अंदर तक बसा लो कि आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं, 100% परफेक्ट हैं, एक इतनी भी कमी नहीं है। और आपकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अद्वितीय हैं, इकलौते हैं और ऐतिहासिक हैं। ये अपने दिमाग में ठसा लो, ये सत्य है और ये हकीकत है। मैं दीप त्रिवेदी दीप आपसे वादा करता हूं कि अगर जिसने पहला ये ख्याल ला दिया अपने मन में कि मैं जैसा हूं परफेक्ट हूं, ईगो नहीं, ईगो वाइज तो सब परफेक्ट है। वहां तो किसी ने बोला नहीं कि तेरे में है क्या है? ईगो से नहीं कह रहा हूं। आप ये मान लें, सिर्फ इतना सा मान लें और अपने होने से राजी हो जाएं कि आप में कोई कमी नहीं, आप जैसे हैं परफेक्ट हैं। आपका जीवन उसी क्षण से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र के टॉप पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने आप से संतुष्ट होना पड़ेगा। और जो भी टॉप पे पहुंचे हैं वो कभी अपने से असंतुष्ट नहीं रहे हैं। आइंस्टाइन ने कभी नहीं सोचा कि मुझे जीनियस कहते हैं,
और मुझे 100 तक गिनती नहीं आती, नोट गिनते, तो हिंता नहीं पकड़ी है उन्होंने। ये छोटा काम है, कोई भी कर लेगा, वो बड़े मैथमेटिशियन है। समझने की कोशिश करना, कमी कौन डिसाइड करता, कैसे डिसाइड होती? अरे आप जैसे हैं, आपकी फील्ड है, आपका क्षेत्र है, आप हैं, और आप डिसाइड करते कि मैं परफेक्ट हूं, बात खत्म हो गई। अरे हम गोरे हैं, काले हैं, तो क्या जीने का अधिकार छीन जाएगा हमारा? कोई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता, तो क्या जीने का अधिकार छीन लोगे उसका? नहीं होता ऐसा। कोई कैसा भी हो, गरीब हो या आदिवासी हो, एक चीज ध्यान रखना, एहसास उसमें पूर्ण रहता है और मस्ती वो पूरी ले सकता है। और मस्ती वही लेता है क्योंकि कंपैरिजन नहीं करता अपनी। सच बात तो ये है। इसलिए अपने मन में ठसा लो कि आप जो हो और जैसे हो, परफेक्ट हो, गोरे हो, काले हो, स्मार्ट हो, डल हो, क्योंकि माँ बाप का कुछ नहीं जाता, टीचरों का कुछ नहीं जाता, धर्म का कुछ नहीं जाता, समाज का कुछ नहीं जाता, जहां आपका रहा है, ये समझ लेना। परेशानी, जीवन आपके पास 60 साल है और वो बीता जा रहा है दुख में, चिंता में, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में। जीवन हमारा जा रहा है, जीवन आपका जा रहा है। एक कविता मैं आपको सुनाता हूं। भले मैं एक नकले खुश्क अय सहरा ही सही, वजूद मेरा जरूरी है, ये रागीर से पूछो। कुएं की सील पे निशान, कुएं की सील पे निशान में कोई गहरा ही सही, वजूद मेरा जरूरी है, ये रागीर से पूछो। भले ही आसमां में, भले ही आसमां में महासा ठहरा ही सही, वजूद मेरा जरूरी है, ये रागीर से पूछो। मैं अश्के वक्त सफर आंख में उतरा ही सही, लेकिन वजूद मेरा जरूरी है, ये रागीर से पूछो। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कभी कोई आपकी तुलना करे तो आप भी कह देना कि मैं जैसा हूं वैसा ही सही, लेकिन वजूद मेरा जरूरी है, ये प्रकृति से पूछो। समझ गए ना? मेरे ऐब मत गिनाओ, मेरी गलतियां मत ढूंढो, मेरे से किसी की कंपैरिजन मत करो, और कोई भी कंपैरेटिव बात आप अपने दिमाग में लाए मत। इससे बड़ी साइकोलॉजिकल मूर्खता ही नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है? हर एक की राह अपनी, हर एक का जीवन अपना, तो कोई कैसे कह सकता है कि रोजा रखना पवित्र है, उपवास करना पवित्र है? हम नहीं करते तो क्या? अच्छा है, भूखे नहीं मरते, क्या नुकसान हो जाता? किसी को खाना सूट करता, किसी को नहीं करता, और कोई बातों में आ जाता। थोड़ा सा समझना कि कोई भी कंपैरिजन हो, कैसी भी कंपैरिजन हो, बर्बाद कर देगी। पत्थर पत्थर होता है, फिर आप तराश के उसको कुछ भी बना लेते हैं, आपके हाथ कुछ नहीं आता है। पत्थर पत्थर होता है। ये दुनिया कंपैरिजन से नहीं चल रही है, और जो भी कंपैरिजन कर रहा है उसको साइकोलॉजी का मालूम नहीं है, और इसीलिए मनुष्य के दुख दर्द सदियों से दूर नहीं हो रहे। और फिर होता क्या है, जब आप बहुत तरीके की तुलनाएं सुन लेते, बहुत तरीके की कंपैरिजन सुन लेते, तो सच कहूं तो आदमी ऐसे ऐसे काम करता है जो मेरी समझ में नहीं आते। जब तुलनाओं में आप जीते हैं, जब कंपैरिजन करते हैं, हर चीज में कंपैरिजन कर लेते हैं, तो उसके अलावा आपको कुछ समझ में आना बंद हो जाता है। आप बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते, नहीं बदलते तो भी कर देते, और कैसा कैसा काम कर लेते। समझ लेना, सोमवार को नॉनवेज नहीं खाऊंगा। अब मेरे आज तक समझ में नहीं आया, अरे भाई खाना है खाओ, प्रकृति तो रोक नहीं रही। नहीं खाना है, खराब है, तो कभी मत खाओ, ये बात तो मेरे समझ में आती। लेकिन सोमवार को मंदिर जाना है, बुधवार को उपवास करना है, इस पर्टिकुलर महीने में रोजे रखना है, मतलब महीनों में भी गड़बड़, दिनों में भी गड़बड़, अच्छे मुहूर्त, खराब मुहूर्त, हर चीज में कंपैरिजन। कोई मजाक है? इतनी विशाल प्रकृति, वहां सब अपने होने से राजी है, और हम अपनी बुद्धि लगा के डिसाइड कर लेते, ये खराब, ये खराब, ये महत्वपूर्ण। सिद्ध कहां हुआ? किसको क्या मिल गया?
कौन काफिर हो गया, कौन पापी हो गया, कौन पुण्यात्मा होगा, कोई हिसाब ही नहीं है किसी के पास। ऐसी हास्यास्पद बातें मत करें। और फिर अगर सोमवार को खाना खराब है तो शनिवार को निकालना भी बंद कर दीजिए। देखता हूं मैं कैसे जीते हैं आप। कोई मजाक है? अरे शरीर की नेचुरल क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, भूख लगती है, ठीक है, आप भूखे रहते हैं, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, आप खुश रहें। लेकिन अगर मैं नहीं रख रहा रोजे तो मुझे काफिर कहने वाले आप कौन? अच्छा, आपने कह दिया, मैं आपसे कह रहा हूं आप मत मानो। दुनिया में कितने काफिर हुए, कितने पापी हुए, और आप जिनको भी भगवान कहते हैं उनको तो सबको नकारा ही है पहले। कोई आप नए नहीं होंगे। क्राइस्ट को भी किलियां ठोकी है, कृष्ण को भी सताया है, बुद्ध को तो कितना सताया उसका हिसाब ही नहीं है। तो आप क्यों चिंता करते हो? लोग बाग सता रहे तो आप समझो आप धार्मिक होते जा रहे हो, है ना? क्योंकि आप भी विद्रोह उतर आए। बुद्ध ने भी विद्रोह किया, क्राइस्ट ने भी विद्रोह किया, आप भी विद्रोह कर लीजिए। लेकिन इस कंपैरिजन के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स की प्यारी बात बताता हूं। इतनी बात आपने समझ ली अगर, कि कॉम्प्लेक्स पकड़ता है कंपैरेटिव स्टडी से। क्योंकि आप जैसे ही अपनी तुलना करने जाते तो आप अपने से राजी होना बंद हो जाते। अगर आप सामने वाले की बात मान लेते, और जैसे ही राजी होना बंद हो जाते आप खुश होना बंद हो जाते, बदलने की कोशिश करते। अगर बदल नहीं पाते तो नाटक पे उतर आते, सोमवार को नॉनवेज नहीं, है ना? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ अपने आप में क्रिएट कर लेते, तरह तरह की गड़बड़ें क्रिएट कर लेते। उसकी जड़ ये कंपैरेटिव स्टडीज हैं। और मैंने हर तरीके से प्रेम से भाषाओं को और एक्सप्रेशन को बड़ा कंट्रोल करके समझाने की कोशिश करी कि कंपैरिजन संभव नहीं है। अब एक चीज समझना कि कॉम्प्लेक्स की साइकोलॉजी में और डिटेल में घुसे तो समझ लेना, कॉम्प्लेक्स एक ही होता है और वो होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। होता यह है कि जैसे ही आप किसी बात से राजी नहीं होते तो आपको उस बात की इंफीरियरिटी पकड़ लेती। आप बदले तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बदलने की कोशिश करते, एक्टिंग करते, या मजबूरी हो जाती। तो उस चीज के विपरीत बड़े ध्यान से समझ लेना, आप गुमान ओढ़ लेते, जिसको आप समझते कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बड़े प्यार से समझना कि कोई आदमी सोमवार कर रहा है, अब भूख तो लगती है, वो लगती है, और कोई हम जैसा मिल जाए तो उस दिन खास आपके सामने चाट खाए, हैं? ये करो सोमवार। तो भूख तो जिसको लगती है उसको लगती है। तो होता क्या है, जब वो सोमवार की इंफीरियरिटी पकड़ता है तो सुपीरियरिटी भी ओढ़ता है, सोमवार की गुमान भी पकड़ता, हम सोमवार करते। ये सुपीरियरिटी नहीं है। सुपीरियरिटी वो खबर दे रही है उसकी कि उसके अंदर क्या इंफीरियरिटी छुपी है, भूख लग रही है, और कुछ नहीं है। तो कोई भी चीज का समझ लेना, कॉम्प्लेक्स एक ही होता है और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अपनी इंफीरियरिटी को ढकने के लिए कि दूसरे को मालूम ना पड़ जाए तो आदमी गुमान ओढ़ता है बाहर, और वो उसको हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझते हैं। बड़ा सिंपल है, किसी की भी सुपीरियरिटी देख लो, समझ लेना उसके ठीक अपोजिट उसकी दुखती नस है, बिल्कुल अंदर छिपी हुई है, दबा देना, पकड़ में आ जाएगी। आप भी देखते होंगे कई बार कि कोई आपके घर में वृद्ध दंपति आ जाती है और वो बात बेबात कहे, आपने नहीं भी पूछा और कहे, बात नहीं भी चल रही और उनके मुंह से निकले कि मेरे बच्चे मेरा बहुत ध्यान रखते, मेरे बच्चे मेरा बहुत ध्यान रखते, बहुत प्यार करते, हमारे मुंह से निकलता और जो इच्छा होती पूरी कर देते। 3-4 बार कहे तो समझ लेना ये वो सुपीरियरिटी है जिसके अंदर इंफीरियरिटी छुपी है। बच्चे देख ही नहीं रहे इनकी तरफ। बड़े प्यार से समझ लेना, कोई भलते ही कहे मैं मजे में हूं, अरे मैं तो आजकल बड़ा मजे में हूं, मेरा धंधा बड़ा जोर चल रहा है, किसी ने पूछा ही नहीं, समझ जाना बड़ा गड़बड़ है, उसको उधार मत देना। थोड़ा समझें, अगर कोई बात बेबात कहे मैं जवान हूं, मैं तो जवान हूं, हाँ, इसका मतलब 22-25 का नहीं है, पक्का बात है।
50-55 में कहीं ना कहीं घूम रहा है बेचारा, मैं जवान हूं। हाँ, तो ये सुपीरियरिटी क्या है? उसके पीछे छिपी इंफीरियरिटी ढकने की कोशिश है। आपने भी देखा होगा, कई लोग पहली बार यूरोप अमेरिका जाते, बेचारे यहाँ साड़ी सलवार पहनते, 3 महीने पहले से एक वेस्टर्न ड्रेस सिलवाना शुरू करते, मेकअप कैसे करते सीखते, बाल कटवा लेते, वो सब कर लेते। लेकिन जैसे ही वो अमेरिका में यूरोप में घर के बाहर निकलती वो महिला कि मणिबेन नजर आ जाती। वो कितना ही ढांक ले अपनी इंफीरियरिटी को, ढकती है कहीं। अरे आप जैसे वैसे घूम ले, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इन तुलनाओं से कि तुम तो मैम नहीं हो, और फिर हस्बैंड भी कह देते तेरे को कैसे ले जाऊं, तो तैयार हो जाती मेरे को ऐसे ले जाओ, हैं? अपने आप को प्रिपेयर करती। जरूरत नहीं है। एक दूसरे को हम तुलनाएं कर करके कॉम्प्लेक्स पकड़ाते हैं, और हर इंफीरियरिटी का फायदा उठाया जा सकता है। जीवन में गौर करना, मैं चाहूंगा नहीं कि आप फायदा उठाएं, लेकिन किसी की भी कोई भी इंफीरियरिटी हो, वो सुपीरियरिटी ओढ़े बगैर रह नहीं सकती। और ये जितने कंपेरेटिव स्टडीज वाले हैं, आप देखना उनका बड़ा गुमान रहता। बनारस होके आई, 4 धाम घूम के आई, अच्छा, अरे इस बार तो 36 दिन के उपवास रखे, फिर क्या हुआ? बस तबियत बिगड़ी, कोमा में चलेगी थोड़े दिन के लिए। अरे तो फिर क्या हुआ वो पहले बताना। क्यों नहीं समझते हम? एक बच्चे का किस्सा सुनाता हूं। एक छोटा बच्चा था, 7-8 साल का रहा होगा। शाम का समय था और उसको खेलने जाना था, लेकिन मां बड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो उसको खेलने जाने नहीं देती थी। उसकी एक ही इच्छा थी कि बच्चा फर्स्ट आना चाहिए बस। तो घर पे आते होमवर्क में लगा देती। अब बाहर बेचारे मोहल्ले के बच्चे खेलते, इसका बड़ा दिल दुखता, लेकिन मां सुनती ही नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट। एक दिन बच्चे से नहीं रहा गया, तो पिताजी वहां बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे, ऑफिस से आ चुके थे। तो बच्चा पिताजी के पास गया, बोले पापा, बोले बोलना बेटा, बोले मेरे को खेलने जाना है। पापा बोले क्या बात करता है बेटा, मैंने तेरे को कभी रोका है? मैं तो चाहता हूं तू खेल, ये उम्र ही खेलने की है, लेकिन तू जानता है तेरी मां नहीं जाने देगी। तो बोले भाई मां नहीं जाने देगी ये जानता हूं, इसलिए तो बाप के पास आया हूं, कुछ करो। अरे बाप बोले मैं क्या करूं उसके सामने है? तो बेटा 2-3 बार बोला पिताजी प्लीज प्लीज पिताजी कुछ करो ना, मुझे खेलने जाना है। पिताजी ने सोचा क्या करें क्या करें। पिताजी ने बोला एक आइडिया है। बोले क्या? बोलो तो एक काम कर, तू मां के पास दौड़ते हुए जा और रोते हुए जा कि मां मुझे खेलने जाना, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया नहीं जाएगा। बच्चे को समझ में नहीं आया किससे होगा क्या। बोले आप मना कर रहे हो, वो पहले से मना कर रहे। बोले तू जा, तेरा काम हो जाएगा। बच्चा तो गया मां के पास, मामा 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 मुझे खेलने जाना है, लेकिन पिताजी मना कर रहे हैं। वो मना करने वाले होते कौन है? बोले तू जा खेलने में, देखती हूँ कौन रोकता है तुझे। इंफीरियरिटी का बड़ी आसानी से फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि वो उनकी इंफीरियरिटी है जो सुपीरियरिटी ओढ़ के घूमती रहती। आप अपने आसपास वालों की सबकी सुपीरियरिटी पकड़ लीजिए, आपकी उंगली पे सब नाचते रहेंगे, टक 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 टक। कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में तो बहुत किस्से होते थे, खैर अभी वो कहना नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स, ये कंपैरिजन बड़ी मरवा देती। मेरे साथ के, मैं तो थोड़ा बहुत ही शैतान था, बोलने में बड़ा शैतान था, लेकिन अब वो क्या कहते हैं उसको, वो पहलवानगिरी और मारपीट अपने से नहीं होती, अहिंसक था। लेकिन हमारे 5-6 दोस्त बड़े बलवान, उनको उसके अलावा कुछ समझे ही ना। जहां देखो उलझ जाओ, जहां देखो वहां बहादुरी दिखाओ। अब मैं 4th-5वीं क्लास में था, तो हमारे एक टीचर पढ़ाते थे, बेचारे इतने बड़े बिल्लोरी ग्लास पहन के आते थे वो, और उनको फिर भी नहीं दिखता था बराबर। तो वो जब पढ़ाते थे तो हम लोग क्या करते, उनके हाथ के नीचे से इस दरवाजे से बाहर निकल जाते और बाहर कचौड़ी वचौड़ी खा के आराम से आ जाते। कोई टेंशन नहीं था, कितनी भी बार निकल जाओ आ जाओ, उनको दिखता ही नहीं था, समझ में नहीं आता था। किताब यूं करके यूं करते तब निकल जाते थे। अब 2-4 दोस्त ऐसे थे तो बेचारे कभी ये हमको देखते और आश्चर्यचकित करते, ये जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे। फिर हम उनको ताव पे भी चढ़ाते, जाओ क्यों नहीं जाते हो, हिम्मत ना चले। लेकिन एक दिन उसमें से एक भरत मेहता ताव पे आ गया।
बोले जाऊंगा मैं। अब जो समझ लेना कि जो कंपैरिजन से और ताव में चढ़ा के कॉम्प्लेक्स से जाते हैं ना, फंस जाते हैं। वो वहां निकला होगा और बेचारे उसी दिन उसकी किताब गिर गई। तो ये पिंटू बाबा का हाथ, जो जिनको हम पिंटू बाबा कहते थे प्यार से, उनका हाथ भरत मेहता के कंधे पे, कहां जा रहा है? मैं घूमने जा रहा हूं, सब जने रोज जाते हैं। सब जने जाते हैं, डबल ईगो हर्ट हो गया। एक तो मेरी क्लास में सब जाते हैं, रोज जाते, वो मानने को तैयार नहीं, और ये तो पकड़ा गया। इतना धोया उसको, इतना धोया कि पूछो मत। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कंपैरिजन करें मत। हम सीधे हैं तो सीधे हैं, सीधे का भी मूल्य है। आप शैतान है तो शैतान है, शैतान का भी मूल्य है। आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं, ये समझ लें। किसी के चढ़ाने पे, किसी की तुलना करके अगर आप कुछ भी करेंगे, आप फंसते जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप फंसते जा रहे हैं। और आप चाहें आज तो 1 सेकंड में अपने सारे बंधन तोड़ सकते हैं। ना मुझे किसी की कंपैरिजन किसी से करना, न प्रकृति में, न धर्म में, न जीवन में, न मनुष्यों में। आप सब कंपैरिजन तोड़ दें। आप भी परफेक्ट हैं, वो भी परफेक्ट है। हीरा भी परफेक्ट है, फूल भी परफेक्ट है, हर मनुष्य परफेक्ट है, हर भगवान परफेक्ट है। भाई सबसे पहले वो परफेक्ट है। तुलना क्यों करना किसी से भी? जहां जहां तुलना है, समझ जाना कि आप गलत रास्ते पे हैं। और हर तुलना आपको कॉम्प्लेक्स पकड़ाएगी, आपको मारेगी। चाहे कैसी भी तरह की तुलना मान के आप कुछ कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। एक बार स्कूल में ऐसा भी हुआ था, अच्छी तरह से मुझे याद है। उस समय अमिताभ बच्चन की 2 पिक्चरें बड़ी धूमधाम से चल रही थी थिएटर में, एक त्रिशूल और एक काला पत्थर। अब ये जो शैतान बच्चे थे, ये जो पहले 6-8 थे, वो 3-4 साल निकलते निकलते 20-25 हो गए। शैतानों का झुंड मिल गया। मैं तो उनके साथ ही था, लेकिन शैतान नहीं था, मारपीट नहीं कर सकता था, मतलब ये जबरदस्ती की। तो इनको क्या होता था कि थिएटर में पर्टिकुलर शॉट देखने सबके सब पहुंच जाते थे, और डायलॉग आए उसके पहले डायलॉग मारते थे, और फेमस हो गए उस थिएटर में। रोज जाने का, रोज 4 शो में, 3 शो में, 2 शो में जाने का, और अमिताभ बच्चन या शत्रुघ्न सिन्हा बोले उसके पहले डायलॉग बोलने का। अब बेचारे थिएटर वाले परेशान हो जाए, लेकिन एक आध जना विरोध भी करे, तो ये चिल्ला के दादागिरी करे, चुप हो जाए, चलता रहा। अब मैं तो कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, उनके साथ चले गए, देख के आ गए, ठीक है। लेकिन हमारे एक बंधु विजय थोरानी, मुझे आज भी नाम याद है, तो उनके कोई गेस्ट आए थे अमेरिका से, तो उसको और कुछ नहीं सूझी, वो कभी नहीं गया थिएटर में इस तरह से। उसको लगा लाओ इनको दिखाई दूं कि मैं क्या चीज हूं, तो उनको लेके बालकनी में पिक्चर देखने गया वो, और चारों पिक्चर में डायलॉग बोलने लग गया। तो आगे से एक जन जोर से चिल्लाया, कौन है, चुप हो जा। अब उसने बोला जानता नहीं मैं कौन हूं। तो उसने बोला भाई साहब जरा शक्ल दिखाओ। तुमने शक्ल देखी, वहां 5-10 जने इंजीनियरिंग कॉलेज वाले बैठे हुए थे, उठा के उसको बालकनी से नीचे फेंक दिया। धरी की धरी रह गई बेचारे की, सारी अमेरिका वालों के सामने इज्जत। तो ऐसे तो हमने हजारों केस देखे हैं कि आप जैसे हैं वो तो आपको सूट करेगा, लेकिन दूसरा जैसा है वो आपको सूट नहीं करेगा। इसलिए आप परफेक्ट हैं,
ये नहीं हो सकता कि आपको बूथ सूट कर जाए, ये भी नहीं हो सकता कि आपको आइंस्टाइन सूट कर जाए, ये भी नहीं हो सकता कि आपको मोजार्ट सूट कर जाए। आपको कोई सूट नहीं करेगा आपके अलावा, और आपको अपने को सूट करना है। तो पहली बात यह है कि आप अपने आप को परफेक्ट मान लें कि आप में कोई भी खराबी नहीं है। आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं, और आपका वजूद इस प्रकृति में बड़ा जरूरी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ऐतिहासिक पुरुष हैं। आपके जैसा दूसरा कोई कभी पैदा नहीं होने वाला है, ये तय जान लें। जब आप इस मनोदशा में आ जाएंगे, जब आपको कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, तो समझ लेना ये नहीं होता कि हम जैसे हैं वैसे तो निश्चित ही दुनिया की सारी मंजिलें सर नहीं कर सकते। हम जैसे हैं वैसे तो निश्चित ही बुद्ध और कृष्ण नहीं बन सकते। हम जैसे हैं वैसे तो निश्चित ही एडिसन और आइंस्टाइन नहीं बन सकते। बदलना तो पड़ेगा, लेकिन बदलने की प्रक्रिया, ये मैं आपको समझा रहा हूं, बदलने की प्रक्रिया कंपैरिजन नहीं है, बदलने की प्रक्रिया तुलना नहीं है। तुलनाओं से कोई कभी नहीं बदलता। जितनी भी तुलनात्मक स्टडीज हैं सब नॉन साइकोलॉजिकल है, गलत है, उससे कोई कभी नहीं बदलता, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पकड़ता है। इसलिए मनुष्य में बदलाहट दो ही तरीके से आ सकती। एक, कोई भी ऐसा मनुष्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा जो सुखी और सफल होना नहीं चाहता। हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, हर मनुष्य में एक से एक शक्तिशाली मन बैठे हुए हैं। वो ऑब्जर्व करता, वो भी देखता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हाँ ये ठीक है, मुझे ऐसा करना चाहिए। बदलता है, वो देख के खुद ऑब्जर्व करके बदलता है, और वो पक्का बदलता है, समझ लेना। दूसरा मनुष्य बदलता है, किसी ने कहा, कोई किताब पढ़ ली, कोई अच्छी बात सुन ली, कभी गीता सुन ली, किसी का जीवन पढ़ लिया, कुछ भी अच्छा पढ़ के, अच्छा देख के, अच्छा सुन के उसको बात जमती, उसको जमती, वो बदल जाता। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका मनुष्य के बदलने का इस संसार में नहीं है। तुलनात्मक तरीके से मनुष्य बदल सकता नहीं है। ऐसा समझें कि जो मनुष्य तुलनाएं नहीं कर रहा है उसको कॉम्प्लेक्स नहीं पकड़ रहा है, और जिसको कॉम्प्लेक्स नहीं पकड़ रहा है उसमें कुदरत की बहुत बड़ी शक्ति, मन की एक बहुत बड़ी शक्ति, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पैदा हो जाती। और पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक सेकंड में आप बदल गए। तो जो तुलनाएं नहीं कर रहा है वो सबसे ज्यादा तेजी से बदलता है। जिसको कॉम्प्लेक्स नहीं है वो खट 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 बदलता है। बुद्ध भी बदल बदल के बुद्ध बने हैं, एडिसन भी बदल बदल के एडिसन बने हैं, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स से बचे हैं, एक सेकंड में इतना सुधरे हैं जितना इन कॉम्प्लेक्स के कारण हम जन्मों में नहीं सुधर सकते। थोड़ा सा पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का एक किस्सा सुनाऊं तो आपको समझ में आएगा कि पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। दयानंद सरस्वती 5-7 साल के होंगे तो अपने पिताजी के साथ मंदिर गए। अब गणपति का मंदिर था और सब जने लड्डू चढ़ा रहे थे। जाके अभी वो बैठे ही होंगे दयानंद अपने पिताजी के साथ कि चूहे लड्डू खाना शुरू हो गए। तो दयानंद ने पिताजी से बोला, अब तो गुस्से में आके ये सब चूहों को तहस नहस कर देंगे गणेश जी। पिताजी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दयानंद ने बोला, फिर क्या होगा? बोले, ये लड्डू खाते रहेंगे। दयानंद ने बोला, फिर इनसे तो चूहे पावरफुल, जो खाते पीते मौज तो कर रहे हैं। वो दिन के बाद दयानंद ने मूर्ति पूजा के विरोध में पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया और भारत के और दुनिया के कोने कोने में मूर्ति पूजा के खिलाफ आर्य समाज की स्थापना कर दी। इसको पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और जब तक आप हिंसा से छुटकारा नहीं पाएंगे, आप इतनी तेजी से हमेशा के लिए नहीं बदलेंगे। बदलाहट तो जरूरी है, बदलाहट आपके ऑब्जर्व करने से आएगी। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप कुछ पढ़ेंगे, कोई आपको अच्छी बात कहेगा, कोई आपको अच्छी राय देगा, कोई आपको अच्छा गाइड करेगा, तो आप बदलेंगे। बदलाहट तो जरूरी है, लेकिन बदलाहट के लिए जो पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो बचपन से लेकर अब तक दी गई तुलनात्मक शिक्षाओं के कारण किसी के पास नहीं है। वो चाह के भी नहीं बदल सकता। वो किसी को भी क्या है, यार बात आपकी सही है लेकिन क्या करूं, वापस शुरू हो जाएगा, वहीं के वहीं जाएगा। वो दयानंद नहीं बन सकता क्योंकि पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसने खो दिया है।
हमेशा ध्यान रखें कि आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं, और अपने को दूसरे की नज़र से मत देखें, अपने को अपनी नज़र से देखें। ले दे के अपने पास, ले दे के अपने पास फकत एक नज़र ही तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नज़र ही तो है, क्यों देखें अपने को किसी और की नज़र से। हम क्यों देखें अपने को किसी और की नज़र से? कहने वालों का क्या जाता, कॉम्प्लेक्स हमको पकड़ा जाते हैं। वैसे एक राज की बात आपसे कहूं, अगर आप किसी को बाहर जाके नहीं कहेंगे तो, देखो टॉप सीक्रेट है साइकोलॉजी का, और मैं शेयर करूं तो आपको प्रॉमिस देना पड़ेगा कि आप बाहर जाके किसी को नहीं कहेंगे। बोलो प्रॉमिस है? हाँ? अरे 3-4 जनों को नहीं है, मरवाएंगे मेरे को। हाँ, पहले कहेंगे। लो, बुद्धिमान भी बैठे हैं और हर तरीके के लोग हैं। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। प्रकृति ने एक ही गलती करी, इस प्रकृति में पूरी तरह से न्याय है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ वेरी वेल मैनेज्ड है, लेकिन एक जगह गड़बड़ हो गई है। महिलाओं को वो कॉम्प्लेक्स देना ही भूल गया है। मैं सच बताता हूं आपको, कोई भी लड़की हो, कोई भी स्त्री हो, उसको कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये सारी परेशानी हम लोगों को है, वो कॉम्प्लेक्स फ्री है। और आपको विश्वास नहीं होता तो आप ट्राई करके देख लेना। कैसी भी लड़की हो, कोई भी स्त्री हो, आप कहते वाह क्या सुंदर हैं आप, कह देना। आप रूप और गुण का ऐसा मिलन देखा ही नहीं, वो यूं करेगी, फिर तिरछी निगाह से आपको देखेगी, फिर चुप रहेगी। आप सोचेंगे उसको अच्छा नहीं लगा, है ना। अगर आप निकलने को जाएंगे तो बोलेगी वैसे आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। और आप मुस्कुरा के अगर कह देंगे कि नहीं नहीं सच कह रहा हूं, मैंने ऐसा मिलन नहीं देखा, तो धीरे से बोलेगी। एक बात कहूं, आपकी नजर और अकल दोनों की दाद देनी पड़ेगी। कोई भी स्त्री हो, कैसी भी महिला हो, आप कितनी सुंदरता की तारीफ कर लें, उनको कॉम्प्लेक्स पकड़ता ही नहीं है कभी। घर में चारों तरफ आईना रहता उनके। गाड़ी में बैठेगी तो बेचारा हस्बैंड गाड़ी चला रहा है, वो आईना यूं कर लेगी। लेकिन मजा ले इतने आईनों में से एक सच बोल जाए। आप देखना कभी एक आईना सच नहीं बोलता। उनको कॉम्प्लेक्स पकड़ता ही नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि मैंने बहुत 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 लोगों की लाइफ देखी है, और कई लड़कियों और स्त्रियों को इस एक चीज के कारण परेशान देखा है। तारीफ इतनी अच्छी लगती कानों को कि किसी भी लड़के के साथ जीवन गुजर जाता, उसका फंस जाती वो। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। तारीफ कर करके वो गुड बॉय बन जाते, शादी करते ही पता चलता फंस गए, लेकिन तब तक लेट हो गए। तो कॉम्प्लेक्स किसी को भी हो, कैसा भी हो, किसी भी बात के लिए हो, खतरनाक होता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कैसा भी हो, किसी भी बात के लिए हो, किसी भी कारण से हो, हर तुलना से कॉम्प्लेक्स होता, हर कॉम्प्लेक्स से जीवन बर्बाद होता। और मनुष्य बगैर कॉम्प्लेक्स के रह ही नहीं पाता, क्योंकि बचपन से तुलनात्मक शिक्षाओं के कारण उसके दिलो दिमाग पे कॉम्प्लेक्स ठस गया है। हमारे घरों में सबसे ज्यादा कौन सा जानवर रहता? चूहा। हमारी देखा देखी चूहों को भी कॉम्प्लेक्स पकड़ लिया है। एक बार एक हाथी चूहे के सामने से निकला, तो इतना बड़ा हाथी, तो उसने चूहे को यूं देखा, उसने कभी चूहा देखा नहीं था। ये तो नजर पड़ गई, वरना हाथी की नजर कभी चूहे पे पड़ती भी नहीं है। तो उसने चूहे से बोला, यार चूहा तुम बड़े छोटे हो। चूहे को तो कॉम्प्लेक्स पकड़ा ही हुआ था। अरे बोले वो तो आजकल तबीयत खराब है, वरना मैं भी आपकी तरह अट्टा कट्टा था किसी जमाने में।
बस ये कॉम्प्लेक्स है। एक अंतिम जानवरों का एक किस्सा आपको सुनाता हूं कॉम्प्लेक्स का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉम्प्लेक्स कितना खतरनाक होता है। किसी के भी तुलना करने पर, किसी के भी चढ़ाने पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को परफेक्ट माने और आगे बढ़े और बदलना है। राय दें किसी को, राय बुरी चीज नहीं है। किसी को राह दिखाए, बुरी चीज नहीं है। अच्छी किताब किसी को पढ़ने दे, बुरी चीज नहीं है। लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। निर्णय आपको करना है कि आपको बदलना है। आपको बदलाव करना महसूस होती, आप आसानी से बदल जाते, आप बदल जाइए। लेकिन तुलनाओं से, जोर जबरदस्ती से और कंपैरेटिव स्टडी से कभी नहीं। एक बार शेर शेरनी जंगल में थे, उसके 4 बच्चे थे। शेर के 4 बच्चे थे। अब 4 में से एक बच्चा थोड़ा कमजोर था, वो शिकार नहीं कर पाता था। तो शेरनी को यह बात बिल्कुल रास नहीं आती थी कि बाकी 3 इतने शार्प, इंडिपेंडेंट हो चुके थे शिकार करने में छोटी सी उम्र में, और इससे शिकार होता नहीं। शेरनी उसको डांटे भी कि यार तू शिकार कर, शिकार क्यों नहीं करता है? बोले मां मैं क्या करूं, मैं जैसे ही किसी को पकड़ने जाता हूं वो भग जाता है। अरे वो तो भगेगा ही, कोई रुका थोड़ी रहेगा शेर को देख के। वो बोले मां मैं कोशिश भी करता हूं लेकिन होता नहीं है। वहां उसके बचे हुए भाई भी उसकी हंसी उड़ा है, यार तो कैसा आदमी तेरा शिकार तक नहीं होता है। वो भी परेशान, कोशिश भी करे हो ही नहीं। दिन में मां ताने मारे, रात को भाई लोग ताने मारे, परेशान हो गया वो। एक दिन उसने सोचा लाओ आज तो पूरे जंगल को हिला के रख देता हूं, बहुत हो गया ये ताने वाने सुनना, बहुत हो गया। मैं भी शेर हूं, कोई मजाक है। बस निकला वहां से। अब निकला तो दूर एक हिरण जा रहा था। ये चिल्लाया हिरण रुक। अब शेर ने आवाज लगाई तो बेचारा हिरण क्या करे, रुक गया। हिरण से उसने पूछा बता जंगल का राजा कौन है? बोले माए बाप आप ही, और कौन है? जा। जाने दिया उसने। हिरण को खुश हो गया वो, तो उसका कॉम्प्लेक्स एकदम सेटिस्फाइड हो गया। थोड़ी देर बाद एक लोमड़ी दिखी, लोमड़ी को रोका। अब लोमड़ी चालाक होती, उसने लोमड़ी से भी जैसे ही सवाल दोहराया, ये लोमड़ी बता जंगल का राजा कौन है? लोमड़ी समझ के इसको आज कॉम्प्लेक्स पकड़ा हुआ है बोले, तो उसने उसको और चढ़ा दिया। अरे आप ही राजा हैं, और आप जैसा तो कोई देखा ही नहीं, बड़े दिलदार और अहिंसक हैं। वो तो और खुश हो गया, जाने दिया लोमड़ी को भी। फिर थोड़ी दूर आगे गया तो एक हाथी दिखा उसको, तो वो चिल्लाया ए हाथी रुक। अब हाथी तो रुका ही हुआ था बेचारा, वहीं खड़ा हुआ था। तो उसने हाथी से पूछा ए हाथी बता जंगल का राजा कौन है? हाथी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। इससे दूसरी बार चिल्लाया ए हाथी बता जंगल का राजा कौन है? फिर हाथी ने जवाब नहीं दिया। उसको लगा इसको सुनने में तकलीफ होगी। फिर 1-2 बार पूछा, हाथी की तरफ से कोई जवाब नहीं। इसको लगा शायद बराबर सुन नहीं पा रहा होगा, वरना राजा को, जंगल के राजा कौन जवाब नहीं देगा। तो थोड़ा हाथी के पास चला गया, काफी निकट जाके फिर पूछा, हाथी ने फिर जवाब नहीं दिया। अब की तो उसको समझ में नहीं आया कि बात क्या है। वो सीधे हाथी के कान पर चढ़ गया और बोले हाथी बता जंगल का राजा कौन है? हाथी ने पहली बार सुना कि कोई पूछ रहा जंगल का राजा कौन है ऐसा। तो हाथी ने यूं देखा, शेर का बच्चा। तो उसने तो यूं आंख घुमाई, सूंड में लपेटा और दूर फेंक दिया उसको। अब बड़ी दूर फेंका गया तो वो छिला गया, उसके पाँव छिला गए बेचारे बच्चे के। तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह खड़ा हुआ और लंगलाते हाथी के पास आया और बोले हाथी भाई नहीं मालूम था तो मत बताते। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तो ये कोई भी प्रकार की इन्फीरिटी, कैसे भी इन्फीरिटी हमको जोकर बना देगी, जीवन में परेशान कर देगी, हमसे राजी नहीं होने देगी, हमको खुश नहीं होने देगी और सफलता के शिखर नहीं छूने देगी। तो मेहरबानी करके इतना ही मैं कहता हूं, कंपैरिजन कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी पवित्र हो, कंपैरिजन से बचो। सब महत्वपूर्ण है, सब परफेक्ट है और सब समान है और सबके वजूद का अपना एक महत्व है।
इसके साथ ये हिंसा चैप्टर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Today, we have in our midst a very renowned actor who's graced movies like Sarfarosh, Judwa. Can we please have on stage Mr. Mukesh Rishi? To felicitate Mr. Mukesh Rishi, can we have Prakash ji from Team Atman and Mr. R.K. Prashant Verma? Can we have a round of applause for them? Can we have a big round of applause for them, please? मुझे बहुत अच्छा लगा। दीप जी, पहले सुना आपके बारे में, फिर रियल में सुना आपके बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हम सबको टाइम टू टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी बलवान हो, किसी भी स्टेज में हो, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक बात आपसे शेयर करता हूँ दूसरे तरीके से। इन्होंने जो कहा, हमारी बात की इन्होंने, हम की, हम सब हैं, तो उसमें से एक चीज़ निकाल देते हैं, एक रख लेते हैं। हम में से मैं निकाल देते हैं, मैं हूँ रख लेते हैं। तो मुझे लगा मैं हूँ जो इन्होंने कहा है, सबसे पहले मैं हूँ, इसका विचार जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत सही है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सीखने को मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में दीप साहब और इसी तरह के विचार सबके सामने रखते रहेंगे, सबको फ़ायदा पहुँचता रहेगा। शुक्रिया। Thank you so much, Mr. Mukesh Rishi, for gracing our occasion. To connect with Mr. Deep Trivedi, you can visit deeptrivedi.com or visit his Facebook page. Thank you. कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं।
जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स, हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।